वन क्लास का इकाई 2, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 है, ये करने हैं। इससे पहले वाले चैप्टर मैंने करा ही दिए हैं। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, नियोजित विकास के 40 वर्षों के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधारों और खाद्यान्नों के उत्पादों में स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा। देखो लास्ट चैप्टर में हमने बात ये की थी कि बिल्कुल जो अंग्रेज़ हैं वो हमें एक ऐसी हालत में छोड़कर गए थे, बिल्कुल गरीब देश करके गए थे जिसमें खाने पीने के भी लाले बेले पड़ रहे थे। बाहर से गेहूँ तक भी बाहर से हमें अमेरिका से आयात करना पड़ रहा था, फिर वो सब तो हमने झेल लिया। हमने खुद का अपना उत्पादन करना शुरू करा, उसके लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई। अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे कि 1991 में भुगतान संगठन के कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। उस टाइम एक संकट आ गया था जो 80 से ही शुरू हुआ था 1991 में, वो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसमें क्या था कि हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा था, सिर्फ 15 दिनों के लिए पैसा था जिससे वो बाहर से कोई भी आयात कर सकती है। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बता दूँ, देखो क्योंकि मैं सारे टॉपिक इसमें कवर कर रही हूँ, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप स्किप कर करके देखना चाहते हैं तो आप देख लेना, प्लीज़ झेल लेना वीडियो को, क्योंकि वीडियो 30 से 40 मिनट का तो होने ही वाला है। आज हम पढ़ेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। पहले हम समझेंगे उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, इसके करने के क्या लाभ हुए, क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए हमारे देशों को और बाकी देशों को भी, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। 1991 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से परिचित होंगे। मतलब 1991 में क्या किया गया था, सुधार नीतियाँ, और ये सुधार किए ही क्यों गए थे उसकी भी एक वजह है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस किस तरीके से हमने शुरुआत की, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे और भारत के लिए वैश्वीकरण कैसा रहा उसके बारे में समझेंगे। विभिन्न क्षेत्रों को पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे। देखो अगर आपको इस टाइप के चैप्टर समझ में आ जाते हैं ना, सच बता रही हूँ, अगर आपको इस टाइप के चैप्टर समझ में आ जाते हैं तो आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आती है। आपको ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ना पता चल जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं परिचय पर, कि भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से आरंभ की थी। गतिहीनता यानी कि हम जब आज़ाद हुए तो हमारी जो यात्रा है वो कैसे आरंभ हुई थी, गति थी ही नहीं, ना के बराबर। कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा निश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। मतलब विदेशों से जो हमने ऋण ले रखे थे, ब्याज लिया हुआ था, जैसे हम आपस में क्या होता है कि जब किसी का कोई काम नहीं चलता, ठीक है, जॉब छूट जाती है या कुछ संकट आ जाता है घर में, जैसे बीमारी हो गई कुछ भी, तो क्या करते हैं, पड़ोसियों से उधार लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार लेते हैं, फ्रेंड से उधार लेते हैं। वैसे ही देश भी करते हैं। जब देश में कोई संकट वंकट आ जाता है ना और पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो देश भी ऐसा ही करते हैं, वो अपने पड़ोसी देशों से या फिर दूसरे देशों से उधार लेते हैं। अब जैसे कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी या फिर रिश्तेदार भी कुछ शर्त रख के उधार देते हैं ना, कि आने वाले टाइम में तुम भी हमारे काम आना, या अपनी बेटे का रिश्ता वहाँ कर दो, बेटी का रिश्ता यहाँ कर दो, वगैरह वगैरह। बैंक से भी उधार लोगे तो बैंक भी आपसे 3-4 चीज़ें मांगेगा, घर के डॉक्यूमेंट, गोल्ड वोल्ड, ये सब, मतलब कोई भी आपको फ्री में नहीं देगा। वैसे ही जब दूसरे देश ऋण देते हैं ना तो वो भी बहुत सारी चीज़ें थोप देते हैं। क्या क्या थोपते हैं वो भी आपको ना इस चैप्टर में आगे ही पता चलेगा। तो संकट पड़ा और सरकार अपने विदेशी ऋणों के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। मतलब सरकार के पास पैसा ही नहीं था कि वो उस ऋण को चुका पाए। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के लिए आयात भुगतान करने के योग्य भी नहीं बचा। देखो विदेशी मुद्रा रिजर्व क्या होता है, हम जो है ना एक रिजर्व रखती है सरकार अपने पास, वो रिज़र्व होता है विदेशी मुद्रा का, जैसे डॉलर वगैरह का। तो वो इसलिए रखा जाता है कि जैसे हमें बाहर से गेहूँ खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, जो चीज़ें हमारे देश में नहीं है, हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, उसके लिए ये पैसा रखा जाता है। तो ये पैसा लोग सालों सालों तक के लिए रखते हैं अपने पास। वो पता है कितने दिन के लिए बचा, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन का ही सामान खरीद सकती है। अब मान लीजिए उसके बाद अगर पैसा ना बचे तो वो आयात कैसे करेगी, और फिर लोग जो डेली आटा चावल चीनी ये सब खरीद रहे हैं वो बाहर से आ रहा है अगर, तो फिर वो लोग कैसे खाएंगे, तो देश में तो भुखमरी फैल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए बचा। और इस संकट से बचने के लिए सरकार ने क्या करा, अब आगे पढ़ेंगे सरकार ने क्या करा इसमें पृष्ठभूमि में। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंध था।
मतलब ये जो 1991 में इतनी भारी संकट आ गया था, क्या वो एकदम आ गया था? एकदम सारे पैसे ख़त्म हो गए थे? एकदम सब कुछ हो गया था? नहीं, शुरुआत 1980 से हुई थी। यानी कि अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंध था। अकुशल यानी कि जैसे कि प्रशासन में इतने सारे खर्चे होते हैं, राज्य व्यवस्था में इतने सारे खर्चे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री के खर्चे, राष्ट्रपति के खर्चे, उनसे नीचे जितने भी लोग हैं उनके खर्चे। तो उन सब पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना था, जब पता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, इन फालतू की चीज़ों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखना था, तो वो सब किया नहीं गया और करते 1991 में हमें विदेशी ऋणों में हम घिर गए, बिल्कुल, दब गए विदेशी ऋणों के नीचे। जब व्यय आय से अधिक हो जाए तो सरकार बैंकों, जन सामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। जब हमारा खर्चा तो हो जाए ज़्यादा और आय हमारी है नहीं, तो हालत तो यही होने वाली है। ऐसे देश का है कि हम निर्यात तो कर नहीं रही है बाहर, आयात करे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ दे रही है। जीडीपी बिल्कुल ऐसे चल रही है सीधी, ना नीचे, हाँ नीचे जा रही है, ऊपर भी जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी, हम भी उधार लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसे ही देश भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, मतलब इंटरनेशनल जो होती है बाहर, देश के बाहर, और वित्तीय संस्थानों से जो पैसा देती है संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं, उनसे उधार लेने के लिए देश भी क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। बाध्य यानी कि मजबूर हो जाता है। इस प्रकार वह अपने वित्तीय प्रबंध को क्या करता है, घाटे को ठीक कर लेता है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना पड़ता है। अब डॉलर कहाँ से आएंगे, जब हम दूसरे देशों को अपना माल निर्यात करेंगे वहाँ से पैसा आएगा। जब निर्यात ही नहीं कर रहे तो डॉलर कहाँ से, खाक आएगा, कहीं से नहीं आएगा। अब जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और ये स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं है, तो वहीं पे बंद कर देती सरकार सब कुछ, या ख़त्म करती उन चीज़ों को। मतलब जिन चीज़ों पे इतना खर्च कर रही थी सरकार और वहाँ से कोई भी हमें प्रतिफल मिल ही नहीं रहा था, यानी कि कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही, तो बंद करके कुछ और करना था वहाँ पर। लेकिन सरकार इतनी चालाकी से काम नहीं किया सरकार ने। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 15 दिन का भी कुछ खरीदने के लिए नहीं बचा। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता अधिक माने जाने लगी। मतलब ये कि हमें पता है ऋण चुकाने के लिए भी दूसरों से ऋण लेना पड़ रहा था, चुकाने के लिए भी लेना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ही पैसा था ही नहीं। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश करना नहीं चाहता था। अब देखो, दूसरी कंपनियां अगर भारत में आएंगी तो क्यों आएंगी? प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, उनको दिख रहा है कि ये तो पहले से खुद ही गरीब हुए पड़े हैं, ये हमें क्या प्रॉफिट देंगे, तो दूसरे देश भी हम पर निवेश नहीं कर रहे, तो उससे भी हमें घाटा। वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। जैसे घर का हाल होता है ना, वैसे ही देश का भी हाल होता है। ठीक है, अगर आप ना देश को भी सेम अपने घर से रिलेट करके देख सकते हो। उस स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, कौन सा बैंक? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे हम IBRD ये वाला बैंक कहते हैं, और इसको हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आम भाषा में इसको विश्व बैंक कहते हैं। वहाँ पे गए हमारे सरकार के लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पैसा मांगा। कितना? उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला। वहाँ से कितना पैसा मिला? $7 बिलियन। आपको क्या लगता है कि उन्होंने फ्री फंड में दे दिया? हाँ, अंग्रेज़ हैं, वो पागल नहीं है। ठीक है, एक के 10 निकालेंगे। अब देखो उन्होंने क्या क्या थोप दिया हमारे ऊपर, जिसकी वजह से हम सालों साल चाइना का माल खरीदते रहे, ना चाहते हुए भी। किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे कि सरकार उदारीकरण करेगी। हम अभी आगे समझेंगे उदारीकरण क्या है। ठीक है, निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएं। घबराओ मत, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, अगर समझ में नहीं आ रही, एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उदारीकरण कैसे किया, निजी क्षेत्रों पर प्रतिबंध कैसे हटाए, सब चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा सा पढ़ लो। ठीक है, भारत में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, पैसे चाहिए थे। नई आर्थिक नीति की घोषणा की और इसको ही नई आर्थिक नीति
कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि नई आर्थिक नीति किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि 1980 से संकट शुरू हुआ, 1991 में सरकार बिल्कुल खाली हो गई, पैसा नहीं बचा बिल्कुल भी, इसलिए वो विश्व बैंक के पास गई, वहाँ से इतना पैसा मिला। पैसा मिलने के बाद उन्होंने शर्तें थोप दी। शर्त में क्या-क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब प्रतिबंध, ये सब आप बता सकते हैं। इसको ही नई आर्थिक नीति कहा गया। फिर आपसे पूछा जाएगा नई आर्थिक नीति के लाभ क्या थे, हानियाँ क्या थी और क्यों की गई? वो सब फिर आप आसानी से बता दोगे ना, क्योंकि लाभ हानि अब हम पढ़ेंगे, ठीक है? नई आर्थिक नीति समझ में आ गई? अब स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं। ये जो हमने उपाय करा था ना, ये अल्पकालिक होते हैं। मतलब नॉर्मली हमें पैसा मिल गया और हमने अपना उपाय कर लिया, लेकिन इसकी वजह से जो हम लंबे कीचड़ते हैं ना, इसकी वजह से जो उन्होंने 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, 50-50 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं इतने लंबे-लंबे, वो झेलने मुश्किल हो जाते हैं। जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था, वो तो हो गया। सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। उसको बनाए रखने के लिए हमने ये सब किया, वो ठीक भी हो गया। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधार, वह दीर्घकालिक होते हैं। अगर हम इसकी जगह थोड़े संरचनात्मक सुधार करते हैं इसके साथ साथ ही, जैसे कि उद्योग लगाना, लोगों पे ऐसे काम प्रोवाइड करना जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़े, ये सारे काम करना, वो दीर्घकालिक के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए। उससे देश लंबे समय के लिए सुधर जाता है। ये तो ऐसा सुधार है कि थोड़े टाइम के लिए हो गया, लेकिन आपको बड़े टाइम के लिए कुछ और भी करना पड़ता, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। देखो, दीर्घकालिक उपाय तो बाद में किया गया, पहले तो यही उपाय किया गया, यही नई आर्थिक नीति। जिसे अल्पकालिक उपाय आप मान सकते हैं, कम समय के लिए, ये ज़्यादा समय के लिए वर्क नहीं करेगा। खैर, अब हम समझते हैं क्या क्या करवाया था हमसे। उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण होता है कि जितना भी विश्व व्यापार होता है ना, दूसरे देश हमारे देश में आते हैं, हमारे देश दूसरे देशों में जाते हैं, उनके प्रतिबंधों को हटा देना, हर चीज़ से मुक्त कर देना। जैसे लाइसेंस लेना पड़ता है और बहुत सारे ना प्रतिबंध लगाए जाते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, ये सब ना जानबूझ के करती है सरकार, ताकि दूसरी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में ना आ सकें, क्योंकि हम उनसे अभी मुकाबला करने के लायक नहीं हैं। अगर हम उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, उनका सारा काम मशीनों से होता है, हमारा ज़्यादातर काम उस टाइम हाथ से होता था, तो मशीनों की जो कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है, और कॉस्ट कम होगी तो लोग उनका ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो इस हिसाब से वो हमारा पैसा अपने देश में लेके चले जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ के लोग फिर वही भूखे मरने की नौबत आएगी, फिर वो भी उन्हीं की फैक्ट्रियों में काम करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी काम मिलेगा, और वो उनको देंगे चवन्नी, यानी कि बहुत कम पैसा देंगे, ठीक है। तो इसलिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे प्रतिबंध और बहुत सारी चीज़ें लगा देती है, जैसे कोटा नीति और टैक्स लगा देती है, ठीक है, प्रशुल्क कोटा, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, वो सब लगा देती है। तो उन सब से मुक्त कर देना, हटा देना, लाइसेंस को ख़त्म कर देना, आयात निर्यात नीति में जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करना, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, लेकिन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कई। देखो, ये सब हमने 1980 में भी किया था, लेकिन नाम के लिए, ठीक है, कि हमने सुधार कर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि विदेशी कंपनियां हमारे देश में आएँ, ठीक है, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं थे। लेकिन अभी जो किया गया वो काफ़ी अलग था। बहुत सारे प्रतिबंध हटाने की वजह से क्या हुआ, अब दूसरे देशों ने हमारे देश में निवेश करना शुरू किया। अब निवेश शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, निवेश कर दिया उन्होंने हमारे देशों में, हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, लेकिन देखते हैं कितना फ़ायदा होता है। वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया, उसमें क्या क्या थे, ठीक है। अभी जो हमने ये सब सुधार नीतियाँ करी ना उदारीकरण में, उनमें से मेन क्या क्या करा, अब हम एक एक नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले थी औद्योगिक क्षेत्र का विनिमयकरण। इसका क्या मतलब है? भारत में नियमन प्रणालियों के अनेक प्रकार लागू किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। लाइसेंस बनवाना बहुत भारी काम हुआ करता था, जिसमें बहुत पैसा और बहुत टाइम खर्च होता था, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने के बाद, ठीक है, या फिर
उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी कि आप क्या उत्पादित करेंगे, कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, कितने रुपए में बेचना चाहेंगे, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सारी चीज़ें सरकार से हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, उसे कहते हैं लाइसेंस। तो वो ख़त्म कर दिया गया। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों का प्रवेश ही निषिद्ध था। बहुत सारे उद्योग तो ऐसे थे जिसमें प्राइवेट उद्योग जो होते हैं निजी, वो कर ही नहीं सकते, बैन थे, बैन बिल्कुल, कि आप नहीं करेंगे, सिर्फ सरकार ही करेगी। ये सब इसलिए था ताकि उस टाइम यही ज़रूरत थी, ठीक है। और इसलिए भी था कि अगर निजी कंपनियां तभी उसमें घुस जाती, तो आप देखो, ये देखो, एक सरकारी हॉस्पिटल होता है, एक प्राइवेट होता है। सरकारी में कोई भी जा सकता है, प्राइवेट में सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति जा सकता है। वैसे ही बाकी चीज़ों का भी होता है कि जिसके पास पैसा है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नहीं कर पाते। इसलिए कुछ निजी कंपनियों को निषिद्ध था कि वो वहाँ पर ना जाए, तो वो भी खोल दिया गया। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमों को औद्योगिक उत्पादकों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। बहुत सारे नियंत्रण सरकार के हाथ में थे, वो सब नियंत्रण खत्म कर दिए गए। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पर ना प्रतिबंध लगे हुए थे कि ये चीज़ें बिकेंगी ही नहीं मार्केट में, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक जो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन, औषधि, भेषज। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जो मतलब लंबे टाइम के बाद जो है वो एक गलत प्रभाव डालती हैं, ऐसी दवाइयाँ। इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए ये छोड़े गए, अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक, औषधि, ये सब का काम आपको करने हैं तो सिर्फ इनके लिए ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी सब बिना लाइसेंस के ही कर सकते हैं, ठीक है। ये किया गया। इसके बाद वित्तीय क्षेत्रक सुधारक। वित्तीय क्षेत्र में क्या किया गया? जो पैसों से जुड़े हुए होते हैं, वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय क्षेत्र किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। इसमें वित्त के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो सारे, व्यावसायिक क्षेत्र, ठीक है, बिजनेस वाले, निवेश से जुड़े हुए जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं सब इसमें आती हैं। तो भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। ये सब कौन संभालता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्त से जुड़ी जितनी भी ये चीज़ें हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा कर सकता है, कितना ब्याज रख सकता है, कितना ब्याज लोगों को दे सकता है, कहाँ पर अपनी ब्रांच खोल सकता है, ये सब रिजर्व बैंक करता है। लेकिन इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब लेकिन वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो गई, ये प्रतिबंध भी हटा दिया गया। अब रिजर्व बैंक नहीं करेगा। अब आप कितने भी ऋण लो, मत लो, कुछ भी करो, इससे कंपटीशन बढ़ेगा ना। जैसे एक बैंक 3% ऋण दे रहा है, दूसरा कह रहा है मैं 1% का दूंगा, ठीक है, और दूसरों को ब्याज, तो सब 1% वाले के पास भागेंगे। फिर ये 3% वाला जो है अपना 0.5% कर देगा, फिर सब इसके पास भागेंगे। इससे कंपटीशन भी बढ़ता है। इसके फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं। हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। मतलब जो दूसरे बैंक थे ना, दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे देशों से आए हुए, वो भी हमारे देश में आने लग गए कमाने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो उन्हें पहले भी था लेकिन सरकार उनको आने नहीं दे रही थी। विदेशी निवेश में क्या क्या आया? जैसे कि FII तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी अब भारत के वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई, वो भी आ गए अब ये सारी चीज़ें। फिर कर व्यवस्था में सुधार। कर व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, राजकोषीय नीतियाँ जो लगाई जाती हैं, जैसे प्रशुल्क, कोटा, ये सब बहुत सारे कर लगाए जाते हैं जब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आती हैं, ताकि वो भाग जाएं। उनको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ऐसे तो नहीं कह सकते ना। तो क्या करते हैं, प्यार से कर लगा देते हैं बहुत मोटा सा, तो वो कर देख के भाग जाती हैं। तो उन करों को हटा दिया गया। जैसे घर में भी होता है ना कि कोई रिश्तेदार हमें पसंद नहीं होता, फिर भी वो हमारे घर में बार बार आ जाते, तो हम क्या करते हैं, उसको भगा तो सकते नहीं हाथ उठा के, तो हम क्या करते हैं, उससे ढंग से बात नहीं करते या फिर उसकी ढंग से खातिरदारी नहीं करते, तो वो आता ही नहीं है।
वैसे ही देश भी करते हैं। विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो उनमें मोटा सा कर लगा देते हैं ताकि वो ना आए, लेकिन अभी वो हटा दिए गए। व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं ये सारी चीज़ें। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई, कर बहुत कम कर दिए गए। ठीक है। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए गए। कुछ कर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट लिए जाते हैं, सब। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी वर्ष 2016 में एक कानून आया जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत, मतलब पहले प्रत्यक्ष कर दो, अप्रत्यक्ष कर दो, ये वाला दो, वो वाला दो, तो लोगों की समझ में भी नहीं आता था। सबको मिला के एक कर दिया गया जिसे हम जीएसटी कहते हैं। ये सेवा कर अधिनियम 2016 में आया, लेकिन ये लागू 2017 में हुआ था। ठीक है, आया 2016 में था, लागू 2017 में हुआ, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। इस कानून को पारित किया गया 2016 में और यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्ति होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम ये थी, एक राष्ट्र एक टैक्स। 70 टैक्स ने भिन्न, एक ही बार टैक्स भर दो मोटा सा। ठीक है, ये नहीं बताया सरकार ने कि टैक्स तो भरना है लेकिन मोटा सा भरना है। देख नहीं रहे हो आप कितने कितने % टैक्स लगा हुआ है। एक बाजार का निर्माण होने की आशा है, तो ये किया गया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर नहीं होते हैं, अब सिर्फ जीएसटी होती है। साथ में हमने आज की भी बात कर ली, लेकिन तब की बात करें तो तब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को हटाया गया। इसके बाद विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी विनिमय क्या होता है? दूसरे देशों में जो हम जाके अपना पैसा लगाते हैं वो। तो विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। इसमें क्या किया गया? पहले ये व्यापार और निवेश नीति सुधार। अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। वही आ गया इसमें भी कि उदारीकरण किया गया, जिससे दूसरी कंपनियां हमारे यहाँ पर आई। उसके बाद भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियाँ अपना रहा था ताकि आयात कम हो। प्रशुल्क लगाता था, कोटा लगाता था, लेकिन वो सब तो हटा दिया गया ना। प्रशुल्क दरों में कटौती और आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति की गई। बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? फिर अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। 2001 अप्रैल में जो कृषि पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको भी उनकी एक मात्रा पे प्रतिबंध था कि एक किसान जो है सिर्फ इतना उगा सकता है। उसकी भी कुछ वजह थी, वो सब भी मुक्त कर दिया गया। इसलिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पूरी ज़मीनें हड़प लेते हैं और किसी एक के हाथ में पैसा जाता है और बाकी किसान भूखे मरते हैं। तो इसलिए ज़मीनें बांट रखी थी छोटे छोटे उसमें कि इतना ही एक जना उगा सकता था कि किसी एक के मन में लालच ना आए, तो वो भी हटा दिया गया। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। हाँ भैया, मैं बताया, निर्यात हटा दिया गया। देखो, भारतीय जो बाज़ार थे ना, जो यहाँ से निर्यात करते थे दूसरे देशों में, ठीक है, तो उन पर भी सरकार टैक्स लेती थी। तो वो टैक्स हटा दिया गया कि फ्री में निर्यात करके आ जाओ ताकि खूब निर्यात हो हमारे देश से। इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रतिबंध का सरकार द्वारा त्याग। इसका मतलब क्या होता है निजीकरण का? निजीकरण का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पर अगर सरकार का स्वामित्व है, मतलब सरकार के हाथों में है, तो वो सरकार अपने हाथों से उसे त्याग देती है कि अब उसका कोई दायित्व नहीं रह जाता। अब सरकार के हाथों में वो चीज़ नहीं होती है, वो प्राइवेट हो जाती है। जैसे आपने देखा प्राइवेट स्कूल, उसमें सरकार का कुछ नहीं होता, सब कुछ वो अपनी मर्जी से करते हैं। उसको कहते हैं निजीकरण। चीज़ों को दूसरे हाथों में दे देना, प्राइवेट हाथों में दे देना, किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे देना। जिसमें खरीदने की क्षमता है वो खरीद ले, ठीक है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। क्या करती है सरकार? इक्विटी के माध्यम से बेचती है। जैसे कि मान लो सरकार को रेलवे बेचनी है, ठीक है, तो उसको बांट देती है
कि ये वाला हिस्सा इतने लाख रुपए का, ये वाला हिस्सा इतने लाख रुपए का, ये वाला हिस्सा इतने लाख रुपए का, ऐसे कंपनियाँ उसको खरीद लेती हैं, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। और जो इक्विटी से जो पैसा आता है उसको विनिवेश कहते हैं। एक देखो, एक होता है निवेश, दोनों में अंतर समझना। निवेश वो होता है जब हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, और विनिवेश वो होता है जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं और उससे जो पैसा प्राप्त करते हैं उसको विनिवेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स 3.2 विश्व स्तरीय पद छाप एक अच्छा बॉक्स है। इसको आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियां ही सिर्फ हमारे देश में आती थी, हमारी कंपनियां भी दूसरे देशों में जाती थी। वो कौन कौन सी कंपनी थी, जैसे टाटा है 16 देशों में फैली हुई है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण हम बहुत अच्छे से आप सब समझते ही हैं। दूसरे देशों का हमारे देश में आना, हमारे देश का दूसरे देशों में जाना, ठीक है, व्यापार करना वैश्वीकरण कहलाता है। पूरी दुनिया एक हो चुकी है वगैरह वगैरह, जो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ नया पढ़ेंगे। यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है, परिघटना है या प्रक्रिया है। हम ये मानते हैं ना कि पूरा विश्व इसमें एक गांव जैसा बन जाता है, यानी कि सब मिल जाते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, जा सकते हैं अपना सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई, इतना आसान नहीं है बच्चों। ये जो अंग्रेज़ है ना, इन्होंने धोखा किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इन्होंने अपने देश में तो किसी को घुसने नहीं दिया, और भारत जैसे देशों में खुद घुस कर बैठ गए हैं। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लग गए। अब हम पढ़ते हैं पहले बाह्य प्रापण। पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा, संचार, ये सब पहले देश के अंदर ही होता था ना। अब हम इन सेवाओं को देश के बाहर भेज सकते हैं। दूसरे देशों से हम सलाह ले सकते हैं, दूसरे देशों से हम सलाह दे सकते हैं। ऐड बनवाना है, अमेरिका से एक फ़ोन आएगा कि फ़लानी ऐसे ऐसे ऐड बनाना है हमें इस कंपनी का, यहाँ से ऐड बनाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देश भेज देंगे। तो वैश्वीकरण से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, मतलब जो बुक्स को दूसरी लैंग्वेज में बदलते हैं वो सब, चिकित्सा संबंधी परामर्श, डॉक्टर से आपको हेल्प लेनी है, ये यहाँ तक कि शिक्षण भी, आपको कोई कोर्स करना है, आप दूसरे देश से अपने घर बैठे ले सकते हैं। और अपना कोई कोर्स देना चाहते हैं तो घर बैठे दूसरे देश को दे सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण से ही हो पाया है, तो बहुत अच्छा भी है। अब इसकी बुरी चीज़ें पढ़ते हैं। व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि, जिसे हम G8TT के परिवर्ती विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन 1995 में हुआ। ये याद रखना, कब हुआ? 1995 में। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासन के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। एक महासंधि हुई थी 1948 में जिसमें 23 देश शामिल थे, ठीक है। उस टाइम इसका वो महासंधि थी, लेकिन उस टाइम ये नहीं बना था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था। विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना, इसका काम क्या है कि सभी देशों में जो है समान अवसर देना, समानता लाना। जैसे कोई देश है, दूसरे देश में जाके कुछ बेचना चाह रहा है, लेकिन दूसरा देश उसे कह रहा है कि हम तो नहीं बेचने दे रहे, तो विश्व व्यापार संगठन उसकी सुलह करवाएगा कि आप क्यों नहीं बेचना चाह रहे। ये मोटी मोटी बातें, अंदर खाने तो कुछ और ही चल रहा है। आप प्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर अपने बाज़ारों को सदस्य देशों के लिए खोल देना, जैसे कि भारत पर करवाया उन्होंने कि आप उदारीकरण करो, निजीकरण करो, वैश्वीकरण करो। आयात पर से अनेक परिणात्मक प्रतिबंध हटाना, ये सारे काम इसके होते हैं। विकासशील देश अपने बाज़ारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर एक छला हुआ महसूस करते हैं। हमारे जैसे जो देश हैं, भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, वो कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है जो विकासशील देशों को एक तरीके से ठग रहा है, ठीक है, एक्चुअल काम नहीं कर रहा। वो देश विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं कि अपने लिए तो वो कोई ना कोई कानून बना लेते हैं
एक दो कंपनियों को ही घुसने देता है और अपनी हज़ार कंपनियां दूसरे देशों में जाके थोप देते हैं। सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए लगभग 3 दशक हो चुके हैं, मतलब लगभग 30 साल हो चुके हैं, क्योंकि 1991 में शुरू हुआ था ये। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। जीडीपी देखो पता है क्या होती है, जीडीपी बढ़ने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि देश में गरीबी कम हो रही है। जीडीपी होती है जितने भी लोग हैं ना, मान लो ये 1 2 3 4 5 लोग हैं पूरे देश में, इन सब की जो इनकम है ना उसको हम प्लस कर देंगे। इसकी इनकम है 2 रुपये, इसकी इनकम है 5 रुपये, इसकी इनकम है 3 रुपये, इसकी इनकम है भी नहीं, बेचारा बेरोजगार है, और इसकी इनकम है 100 रुपये। सबको प्लस कर देंगे। 100 और 5 105 और 3 108 और 2 110, 110 और टोटल में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6। डिवाइड करके जो भी आएगा ना पर इनकम ऐसे कर देंगे कि इतनी इतनी इनकम आ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। अब आप ये बताओ, अगले साल इसकी इनकम हो जाती है 200 रुपये और ये भी बेरोज़गार हो गया, ये भी बेरोज़गार हो गया, इसके 2 रुपये ही है। अब गवर्नमेंट तो कहेगी कि इनकम बढ़ गई क्योंकि इसकी वजह से बढ़ी, अकेले की वजह से, लेकिन ये जो 3 बेरोज़गार घूम रहे हैं इनका क्या? तो जीडीपी का मतलब हमेशा ये नहीं होता जीडीपी बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि किसी एक का ही पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो जीडीपी से जो ये मापते हैं ना देश की ग्रोथ, ये इतनी सही नहीं होती। खैर, हम आते हैं अर्थशास्त्री किसी 1991 के बाद भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही, मतलब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहा। 1980 और 90 में ये 5.6% से बढ़ रहा था, जबकि 2007 और 12 में हम देखें तो 8.2% से बढ़ा, और अभी फिर दोबारा घटने लग गया फिर से। यहाँ से पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र की वृद्धि के कारण हुई है। सिर्फ सेवा क्षेत्र में जो है 3rd नंबर का जो क्षेत्र होता है, तीसरा क्षेत्र, उसकी वजह से ये जीडीपी की वृद्धि हुई है। 2012 और 15 की अवधि में अगर हम देखें तो 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई है, मतलब अभी वृद्धि 2015 के बाद वापस से घटने लग गई है, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थान विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं। 1990 और 91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वो नहीं होता हमारा जो मुद्रा कोष होता है जिसमें हम पैसे रिजर्व करके रखते हैं, उसमें भारत के विनिमय रिजर्व का आकार 1990-91 में 6 बिलियन था, अभी 413 बिलियन डॉलर हो गया। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब भारत वाहन, कल पुर्जे, इंजीनियर उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब वस्त्र, इन सब का भी सफल निर्यातक बन गया। मतलब हमारा देश दूसरों को ये सब प्रोवाइड करवाता है, दूसरे देशों में भेजता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और समृद्धि और रोजगार अगर हम देखें, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि में देश रोजगार पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया गया। ये वही वाली बात है अभी जो मैं तुम्हें जीडीपी को लेकर समझा रही थी कि जीडीपी बढ़ तो रही है कि लेकिन हर किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। हमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे सभी को रोजगार मिले, पैसा किसी एक के हाथ में ना जाए। कृषि में सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया इतना, और कृषि की समृद्धि दर भी कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, जैसे सिर्फ वही हुआ। हरित क्रांति में क्या हुआ, बीज दे दिए गए थे, उर्वरता क्षमता के लिए SYV बीज दे दिए गए थे और खाद वाद ये सब दे दिया गया था। लेकिन जैसे कि बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण, परिवहन वगैरह, ये सारी चीज़ें तो अभी भी नहीं हुई है ना, तो ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। उसके बाद उद्योगों में सुधार। उद्योगों में क्या सुधार हुआ, ये औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे कि सस्ते आयात। हम जो आयात करते हैं वो सस्ता होता है। आपने देखा होगा हम चाइनीज़ खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो 10 रुपये का मिल जाता है। इंडियन खिलौना 50 रुपये का मिलता है, तो सब सोचते हैं अरे ये 10 रुपये वाला ले लो। इतना नहीं सोचते हो कि ये चाइनीज़ खिलौना है, ना ही पता होता है, इसको खरीद लेते हैं। तो हमारे जो सस्ते आयात हैं, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश, आदि वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं व विकसित देशों की वस्तुओं के पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने के लिए बाध्य हुआ। मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने हमारे देश में घुसना शुरू करा है, जिसकी वजह से हमारा देश इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहा है और हमने ऐसा करके उनसे खतरा मोल ले लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। जहाँ जिन लोगों ने अपने खुद के उद्योग कर रखे थे उनके उद्योग ख़त्म हो गए, वो दूसरों की कंपनियों में काम कर रहे हैं क्योंकि उनके उद्योग ख़त्म हो गए, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी और लोग उनको दूसरों के मुकाबले नहीं खरीद पाते। लेकिन क्या होता है, जब हम दूसरे देश का माल अपने देश में हम मंगवा ही नहीं रहे
तो मजबूरन हमें अपने देश का ही खरीदना पड़ता है। जब हमें पता ही नहीं है कि इतनी सस्ती चीज़ भी हमारे लिए अवेलेबल है, तो हम क्यों खरीदेंगे? हम वही खरीदेंगे जो अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहा वैश्वीकरण। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार में सभी कोटा आदि प्रतिबंध हटा दिए। हमने जितने भी कोटा नीति, जितने भी प्रतिबंध थे, टैक्स थे, वो सब हमने हटा दिए दूसरी कंपनियों के लिए। WTO ने हटवाए थे ना, विश्व बैंक वगैरह ने। पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन के इनके आयातों पर अपने कोटा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मतलब हम अगर चीन में या फिर अमेरिका में कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो उन्होंने अपना कोटा लगाया हुआ है। कोटा मतलब होता है कि एक फिक्स्ड कर देते हैं कि आप सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ पर आयात करके ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, उसे कहते हैं कोटा। और हमारे इन्होंने हटवा दिया। यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई कर रहे हैं और अपने यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई करवा रहे हैं। कितने चालाक हैं। विनिवेश। प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है, जैसे कि वर्ष 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। विनिवेश क्या होता है, मैंने समझाया था ना, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में बेचने को विनिवेश कहते हैं। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। और अभी वर्ष 2017-18 में मोदी सरकार ने कितने का विनिवेश करा, मतलब सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में दे दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ के विनिवेश का था। पर कितना करा, 1,57,000 करोड़ इतने का विनिवेश करा। मतलब इतने की प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी बेच डाली। अब इसमें बहुत सारे आलोचक भी हैं, बहुत सारे मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है। जो आलोचक है उनका कहना है कि औने पौने दामों में सारी चीज़ों को सरकार बेच रही है, ये अच्छा नहीं है। कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्से को बेचना है। मतलब ये कि पूरा का पूरा मत बेचो, इसमें प्राइवेट कंपनी में घुसा दो और सरकार भी लगी रहेंगे, दोनों मिल के काम करें। तो प्राइवेट कंपनियाँ क्वालिटी का ध्यान रखेंगी, सरकार ये ध्यान रखेगी कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं या नहीं। इसके बाद हम आते हैं सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है, क्योंकि जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन सब ने हटवा दिया था इन सारी चीज़ों को। सीमा शुल्क, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिससे सरकार कमाती है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए, ताकि दूसरे देश की कंपनियां हमारे देशों में इसके लिए बहुत सारे कर भी हटाए गए। इसके सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कर नकारात्मक ज़्यादा पड़े हैं। तो विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का अवसर। और कुछ लोग ये मानते हैं, जो आलोचक हैं, कि विकासशील देशों को विकसित देशों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। हम कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे और वो जीत जाएंगे। तो सबका अपना अलग अलग मत है। वैसे आई होप आपको वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय गाइस।